हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसा किला दिखाने जा रहा हूँ जो राजस्थान ही नहीं, पूरे देश का और पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला में से एक है। और सबसे बड़ा किला है ये चित्तौड़गढ़ का किला। आप सभी को आइडिया भी होगा, पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ कि ये पूरे देश का और पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। सुना है कि इसको मतलब ये 13 किलोमीटर का किला है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा किला होगा। तो भाई मैं आज ये किला आपको पूरा घुमाऊंगा और पूरा दिखाऊंगा। बने रहो चैनल में, एंड तक बने रहो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो साथ में हम घूमते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ चित्तौड़गढ़ का किला, जो पूरा किला आज घुमाऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पूरा किला 13 किलोमीटर का है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज आपको ये पूरा किला घुमाऊंगा। तो पहले पॉइंट पे वो आता है कुंभा पैलेस। मैं आपको कुंभा पैलेस दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है कुंभा पैलेस। मैं पहले आपको पूरा कुंभा पैलेस बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे आता है हमारा कुंभा पैलेस। दोस्तों, जैसे ही आप चित्तौड़गढ़ किले में एंटर होगे, जो सबसे पहला महल आपको दिखेगा वो दिखेगा महाराणा कुंभा का महल। आज बहुत ही जर्जर हालत में यह पड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के सूरवीर राजा महाराणा कुंभा द्वारा इस भव्य महल का निर्माण 15वीं सदी में उन्होंने करवाया था। और कुंभा महल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह महल महाराणा कुंभा से पहले भी बना हुआ था, लेकिन महाराणा कुंभा ने अपने कार्यकाल में इसकी मरम्मत करवाई और बड़े स्तर पर अतिरिक्त छोटे छोटे महलों का भी निर्माण कराया था। इसी वजह से इस महल को कुंभा महल से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कुंभा महल, देखिए जर्जर हालत में होने के बावजूद भी बहुत ही ये सुंदर महल अभी भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत महल है। कुंभा महल की बनावट देखकर आपको आश्चर्य होगा कि आखिर कैसे यार इतने प्राचीन समय में इस तरह के भव्य महल का निर्माण किया गया होगा। राजपूत वास्तुकला का परिचय देती यह इमारत युगों युगों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर खड़ी है। रांगा कुंभा में प्रवेश करने से पहले इस महल के बाहर एक प्रशिक्षित पत्र भी लगा हुआ है, जो आपने देखा ही था, और जो न सिर्फ इस महल के बारे में आपको जानकारी देगा, और इसमें महाराणा कुंभा के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। आप देख सकते हो दोस्तों, क्या अद्भुत और क्या सुंदर यार महल है यार। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो। ये जो पॉइंट है, यहाँ सूरज की पूजा करते थे राजा, जो राजा थे वो सूर्य देव की पूजा करते थे इसी पॉइंट पे। ये ऊपर देखो, यहाँ पे सैनिक खड़ा हुआ करते थे। मैं आपको एंटर हो रहा हूँ। और महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ा बताऊं तो वो 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, और मेवाड़ की राजधानी उस समय चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। तो भारत के राजाओं में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते थे, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण भी कराया था। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अद्भुत आपको यह महल देखने को मिलेगा आज भी। देखिए क्या व्यू आ रहा है यार। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि रानी पद्मावती और अन्य जो रानियां थीं, यहाँ पे मतलब इस जो ये महल है, इस पे कई महल आपको देखने को मिलेंगे, और हर महल में एक कनेक्टिविटी है, सुरंग बनी हुई है। उसी सुरंग से जो रानी पद्मावती थी और उनके साथ जो कई दासी 16,000 दासियां थीं, तो इसी सुरंग से जाकर उन्होंने जौहर कुंड में जाकर वहाँ पे अपने आप को मतलब अपना बलिदान दिया था, ताकि खिलजी ताकि खिलजी उन्हें छू भी ना सके, मतलब क्योंकि खिलजी ने आक्रमण किया था, और जब खिलजी युद्ध में जीत गए थे, तो उसके बाद जो रानी पद्मावती थी और बाकी जो 16,000 जो दासियां थीं, वो इसी महल के जो सुरंग थी, उस सुरंग से निकलते हुए वो जौहर कुंड तक पहुंची थी, और वहां पे उन्होंने अपना बलिदान दिया था। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो पूरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये 13 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये पूरा दुर्ग है। इसमें कई महल बने हुए आपको दिखेंगे। जब भी आप आओगे तो इसमें कई महल दिखेंगे, और मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी हर महल। तो बात इसमें खासियत यह है कि हर महल में एक कनेक्टिविटी है, एक सुरंग है, वो उसको जोड़ती है। और इसमें जो वो सुरंग, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी सुरंग है वो गवर्नमेंट ने अब बंद कर दी है। जैसे बताया मैंने कि काफ़ी मतलब जो अब स्थिति इसकी ठीक नहीं है, काफ़ी टूट चुका है, और
मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो सारी जो सुरंग है वो अब बंद कर दी गई हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन अभी भी ये अद्भुत महल है। और रानी पद्मावती मतलब इसी महल से जाती थी होते हुए, वो कुंड तक जाती थी और वहीं पे स्नान किया करती थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं ये कमरा हुआ करता था उस समय का, ये कमरा होता था। इसकी जो छत है वो गिर चुकी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 500-600 साल ये पुराना है। 600-700 15 शताब्दी में ये बना है, तो 600 साल लगभग पुराना है। तो इसकी जो छतें हैं वो गिर चुकी हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ये 3 मंजिला इमारत बनी हुई थी, ये 3 मंजिला था। देखिए अब छत गिरी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ के रूम। ये उस समय रानियों के रूम हुआ करते थे, ये रानी के रूम थे उस समय के। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 3 मंजिला इमारत, ये छतें अब गिर चुकी हैं। देख सकते हैं छतें गिरी हुई हैं। ये पूरा महल आपको ये पत्थर का बना हुआ दिखेगा, प्रॉपर पत्थर का। और उड़द की दाल का ये बना हुआ है। ये उस समय सीमेंट वगैरह तो होता नहीं था, तो उड़द की दाल का ये बना हुआ है। इस महल में रानियों के साथ साथ आपको दासियों के रूम भी देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपको रानियों के रूम दिखाए, अब ये रूम जो दिखा रहा हूं मैं, ये दासियों के रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन टॉयलेट हुआ करता था उस समय। ये देखिए, ये सो जब मैं दिखा रहा हूं, ये सारे ये कमरे हुआ करते थे उस समय के, ये रूम है। देख सकते हैं आप। और किसी की रूम के पर आपको छत नहीं दिखेगी, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण से वो छत सारी ये गिर चुकी है, क्योंकि काफी पुराना हो चुका है अब। लेकिन फिर भी जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत ये है बना हुआ है। देख सकते हैं, ये मैं टॉयलेट दिखा रहा हूँ आपको। ये उस समय का टॉयलेट था, ये देखिए आप। ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये अब तो मॉडर्न है, लेकिन ये उस समय का टॉयलेट हुआ करता था। ये रानियों का टॉयलेट था उस समय का। देख सकते हैं रानियों का टॉयलेट। तो उस समय तो अटैच वॉशरूम नहीं होते थे, रूम से काफी थोड़ा डिस्टेंस में एक टॉयलेट हुआ करता था। देख सकते हैं आप, ये पूरा जो आप वॉल देख रहे हैं, ये पत्थर से बनी हुई है। पत्थर और उड़द की दाल से इसको बनाया गया है। और ये सामने आप जितने भी रूम देखोगे, ये दासियों के रूम है। जो मैंने पहले दिखाए थे वो रानियों के रूम थे, अब जो सामने दिखा रहा हूँ ये दासियों के रूम है। तो ये दासियों के रूम हुआ करते थे उस समय के। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत गजब का था। जैसे बारिश भी होती है या धुलाई होती है, कुछ भी होता है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था इनका। और हर जगह आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। नालियाँ भी बनी हुई मिलेंगी देखने को उस समय। तो गजब की टेक्नोलॉजी थी और गजब का आर्किटेक्चर भी था। देख सकते हैं आप, ये टॉयलेट है। हम फिर से टॉयलेट में आ गए। ये टॉयलेट हुआ करता था। ये दासियों के टॉयलेट है। तो इस तरफ सारे जितने रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब रूम दासियों के थे। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना हो सके मैं पूरा एक एक व्यू महल का दे सकूं, इसलिए मैंने आपको इस महल का एक एक व्यू मैं दे रहा हूं। आपको एक एक पूरा महल दिखा रहा हूं। जैसे जो लोग, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं आए होंगे, नहीं देखा होगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसलिए मैं एक एक पॉइंट इसका दिखा रहा हूं आपको। तो इसलिए मैं काट पीट के आपको ये महल नहीं दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये पूरा चित्तौड़गढ़ आपको शहर दिख रहा है यहाँ से। ये पूरा चित्तौड़गढ़ शहर है। और आप देखिए, ये सारे रूम हुआ करते थे, आज रूम बचे ही नहीं है। काफी पुराना है, तो टूट भी चुका है काफी। देखिए आप, काफी अद्भुत है, अद्भुत। बीच बीच में आपको यहाँ पे गार्डन भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये उस समय का गार्डन हुआ करता था। मतलब साइड में ये दासियों के कमरे थे और इस तरफ गार्डन भी थे। मतलब रानी के साथ साथ यहाँ पे दासियों को भी फैसिलिटी उस समय दी जाती थी। ये सारे रूम आप देख रहे हो, ये दासियों के कमरे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये दासियों के कमरे थे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको थोड़ा और अब महाराणा कुंभा के बारे में बताता हूँ। कहा यह जाता है दोस्तों कि वो राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और मेवाड़ के आसपास जो भी उदत राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया और 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं और उनकी विजयों का गुणगान करता विश्व विख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं जैसे राणे राय, राव राय, हाल गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, काफी नामों से उन्हें कहा भी जाता था और वो प्रसिद्ध भी थे वो काफी नामों से। तो राजस्थान के काफी मतलब सशक्त राजाओं में से वो एक थे और सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और अगर इनके बारे में और बताऊं मैं तो आपको, तो ये महाराणा मोकुल के पुत्र हुआ करते थे और उनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठे थे। इनके पिता की हत्या हुई थी और उसके बाद ये गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौर की सहायता से सीर की अपने पिता के हत्यारों से बदला भी ले लिया था। काफी पराक्रमी राजा हुआ करते थे ये उस समय के। इनके 3 संतानें भी थीं, 2 पुत्र उदा सिंह और राणा रायमल तथा राणा एक पुत्री रमाबाई थे। 3 इनकी संतानें भी थी। दोस्तों कहा यह भी जाता है कि जब खिलजी द्वारा आक्रमण हुआ था और उसके बाद जब यहाँ पर जौहर हो गया था तो ये चित्तौड़गढ़ किला को खाली कर दिया गया था, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मतलब एक तो 16,000 दासियां जो हुआ करती थी, उनका रानी पद्मावती और उनकी जो दासियां थी मतलब 16,000, वो सारा मतलब जौहर हुआ था इसी जगह पे चित्तौड़गढ़ में, इसी किले में हुआ था जौहर। तो मतलब भूत प्रेत और इन सब चीज़ों के कारण जो है ये पूरा किला जो है खाली कर दिया गया था और फिर जो मेवाड़ की राजधानी थी वो उदयपुर पहुंच चुकी थी, वरना उससे पहले ये चित्तौड़गढ़ राजधानी हुआ करती थी। तो तब से ये फिर ये वीरान पड़ गया, ये किला ही खाली हो गया था और वीरान पड़ गया था खिलजी के आक्रमण करने के बाद। खिलजी के आक्रमण करने से पहले तक ये बहुत ही मतलब सुंदर किला हुआ करता था और बहुत ही अद्भुत किला था उस समय पे। बहुत ही हरा भरा लोग रहते थे यहाँ पे और काफ़ी खुशहाल यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे थे लोग। लेकिन आक्रमण करने के बाद एकदम वीरान पड़ गया था ये किला और तब से अब तक ये वीरान ही है। अब देश विदेश से लोग इस किले को मतलब घूमने आते हैं, मुआयना करते हैं यहाँ का। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक व्यू दिखा रहा हूँ। आप देखिए इसकी छत गिरी हुई है, तो छतें आपको यहाँ की गिरी हुई मिलेंगी। फिर भी जितना मैं एक एक पॉइंट है आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक सुरंग दिखाता हूँ अब। अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत नज़ारे हैं इस महल के। आप देखिए ये सुरंग देख सकते हैं आप। अभी ये रास्ता बंद कर दिया गया है। इसी सुरंग के सहारे जो रानी पद्मावती थी और भी दासियां थी वो इसी सुरंग के सहारे कुंड में जाया करती थी। एक कुंड पड़ेगा, मैं आपको आगे चल के वो कुंड भी दिखाऊंगा, थोड़ा दूर है वो। तो इस सुरंग के सहारे वो कुंड में जाया करती थी और उसी कुंड में स्नान किया करती थी। जो रानी पद्मावती थी और भी अन्य रानियां थी और जो दासियां थी वो सब उसी में स्नान किया करती थी। क्योंकि इस सुरंग इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय पर्दा सिस्टम चलता था, तो यार ऐसे खुले में नहीं जा सकते थे। तो इसलिए जो पर्दा सिस्टम चलता था तो केवल ये रानियों की जगह है, तो इसी से वो कुंड तक जाया करती थी।
अब मैं एक आपको रूम दिखा रहा हूँ, ये मतलब एक रूम्स ही हैं ये। तो ये मैं रूम्स दिखाने जा रहा हूँ आपको, और इसका एक अलग ही इतिहास है। तो ये पंदादाई का ये रूम हुआ करता था, और यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था महाराजा उदय सिंह को बचाने के लिए। तो महाराजा उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने, सोचो आप कि एक माँ ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। ये उन्हीं का रूम है, और इसी जगह महाराजा उदय सिंह पैदा भी हुए थे, जन्म स्थान भी आई है उनका। मैं अंदर से दिखाता हूं आपको। तो बहुत बड़ा रोल था पन्नादाई का महाराजा उदय सिंह को बचाने का। देखिए आप अंदर से ये रूम है, ऐसा है। अब तो खंडर हो चुका है, वहां पर इसकी छत अभी भी सलामत है, और आप देख सकते हैं ये रूम। इसी रूम में राजा उदय सिंह का जन्म हुआ था, और उन्होंने अपनी जो पन्नाबाई हैं, उन्होंने अपना जो पुत्र था उनका चंदन, उसका बलिदान कर दिया था। आप देख सकते हैं इसके सामने गार्डन, आप देख सकते हो। ये वाली जो जगह है, यहाँ पर राजा सूर्य देव की पूजा किया करते थे, सूर्य को अर्घ दिया करते थे। अब हम थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पर ये दीवाने खास हुआ करता था, और जो इसके नीचे है वो दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पे राजा लोग बैठते थे, डिस्कशन चलता था जनता और राजा के बीच में। तो यहाँ दरबार लगा करता था, इसी जगह पे दरबार लगा करता था। ये दीवाने खास और दीवाने आम हुआ करता था। तो इतनी जगह में जो मिनिस्टर होते थे और राजा होते थे, उनके बीच में डिस्कशन होता था, और राजा और जो जनता होती थी वो अपनी जो भी उनकी परेशानियां हैं वो राजा को सुनाया करती थी। तो इस जगह पर ये सब दरबार वगैरह लगाया करते थे। आप देख सकते हैं महल में ही आपको एक सुंदर सा बाग भी देखने को मिलेगा। देखिए कितना सुंदर सा अद्भुत बाग है ये। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। इसी मंदिर में उस समय पूजा भी हुआ करती थी। मैं दिखाता हूं आपको ये मंदिर अभी भी ये सही सलामत है। आप सोच सकते हो कि पूरा महल तहस नहस हो चुका है, लेकिन मंदिर अभी भी बिल्कुल मतलब वैसा का वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। बिल्कुल एकदम अभी भी कला करती है, बिल्कुल अद्भुत आपको देखने को मिलेगा। आप देखें क्या कला करती है और क्या गजब का मंदिर उस समय बनाया है। मंदिर का गेट बंद है, मैं अंदर से आपको दिखा नहीं सकता, बंद कर दिया गया है। लेकिन ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी मूर्तियाँ आपको बनी हुई देखने को मिलेंगी। यहाँ पे काफ़ी कला आकृति देखने को मिलेंगी आपको, आप देख सकते हैं। और अभी भी बिल्कुल सही सलामत है ये। देख सकते हैं आप क्या कला करती है। और इस मंदिर का मैं आपको नाम भी बताता चलूँ। इस मंदिर का नाम है श्रृंगार चौरी मंदिर है ये। यहाँ पर उस समय पूजा वगैरह हुआ करती थी। श्रृंगार चौरी के साथ साथ महादेव जी का भी मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अंदर से नहीं दिखा सकता। जैसा मैंने बताया आपको कि मंदिरों के यहाँ पे इन्होंने गेट बंद कर रखे हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? एक मैंने जो आपको दिखाया था कुंभा पैलेस दिखाया मैंने, और दूसरा श्रृंगार चौरी भी दिखाया। तो कैसा लगा आपको बताइएगा, मुझे कमेंट करके बता दिएगा। और वीडियो को लाइक करो, ऐसा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मैं पैदल निकला हूँ, और अब देखते हैं कि कौन सा पैलेस आता है, क्योंकि यहाँ पर आप 13 किलोमीटर का जैसे मैंने बताया तो काफ़ी लंबा है, तो आपको पैदल चलना पड़ेगा
या फिर टेम्पो वाला आपको 200-250 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये लेगा और आपको पूरा किला वो घुमाएगा। 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरा किला घुमाएगा, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस बार बार वॉक करके आपको जाना पड़ेगा, एक महल से दूसरे महल, या बीच में जो मंदिर पड़ते हैं, विजय स्तंभ है, काफ़ी चीज़ें पड़ेंगी मतलब। तो मैं तो अपना बजट लेके चलता हूँ, तो इसलिए अब देखते हैं कौन सा आता है। तो जो भी आएगा वो सेकंड पॉइंट होगा। एक पॉइंट मैंने कुंभा पैलेस और श्रृंगार चोरी आपको दिखा दिया है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।